राधे राधे आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का भाषा विज्ञान की ये दूसरी क्लास है और आप सभी जुड़ जाइए। अंजलि जी, कुमकुम जी, मधु जी, कुमुद जी, दीपा जी, गुडलक जी, अंशु जी, पूनम जी, सोनी, राधे राधे आप सभी को। हम लोग देखेंगे 51 नंबर से। कल हमने 50 देखा था। आज 51 नंबर का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप जवाब दें और एक बार क्लास शेयर कर दे ताकि सब जुड़ जाएं। कविता जी, रिजवाना जी नमस्ते, उन्नति जी, महेश पाल जी नमस्ते। पहला प्रश्न है आपके सामने, फर्रुखाबाद की बोली मालवी, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी। जवाब आ रहा है सी, डी भी आया है, अधिकतर जवाब डी है, एकदम सही है। फर्रुखाबाद की बोली क्या है? कन्नौजी है। डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है आपसे कि पंजाब किस भाषा का शब्द है? छोटे लाल जी, आकाश जी, संध्या जी नमस्ते। पंजाब किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, हिंदी, पुर्तगाली। जवाब आ रहा है आपका ए आ रहा है, डी आ रहा है, बी भी आया है। काउंट करते चलिएगा आप कितना आपका सही हो रहा है। बिल्कुल, जिन्होंने बताया है बी, वेरी गुड। पंजाब जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी भाषा का। बी ऑप्शन हमारा सही है। आप मुझे बताएंगे पंजाब में समास कौन सा होगा? समास बताइए पंजाब में। ये तो फारसी भाषा का शब्द हो गया। एमएस जी राधे राधे, प्रमोद जी, अरविंद जी नमस्ते, वंदना जी, यश जी नमस्ते। जवाब दीजिए। जवाब आ रहा है कि पंजाब में द्विगु समास है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। समास पूछेगा तो द्विगु बताएंगे, पूछेगा किस भाषा का शब्द है तो फारसी बताएंगे। 53 नंबर में आइए। 53 में आपको बताना है प्राकृत सर्वस्व ग्रंथ के रचयिता। प्राकृत सर्वस्व ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? अरुण जी, सुरेंद्र जी नमस्ते। तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। तीसरे प्रश्न का जवाब आ रहा है बी आ रहा है और सी आ रहा है, प्राकृत सर्वस्व। तो मैं आप लोगों को बता देती हूं, यहां आप सभी लोग फेल मार गए। वह रुचि का क्या है? इनका है प्राकृत प्रकाश। ठीक। हेमचंद्र का क्या है? हेमचंद्र का है प्राकृत व्याकरण। अब बताइए, अब आपका जवाब सही हुआ? कैसे मैं आपका जवाब सही मान लूं? हेमचंद्र का जो ग्रंथ है वो प्राकृत व्याकरण है, वह रुचि का प्राकृत प्रकाश है। बिल्कुल, ए ऑप्शन सही होगा, मार्कंडे। यहाँ पे प्राकृत सर्वस्व दिया है ना, तो पीछे का भी पढ़िए, केवल प्राकृत पढ़ के जवाब नहीं देना है। प्राकृत सर्वस्व किसका है? मार्कंडे का है। ए ऑप्शन हमारा सही है। आते हैं हम चौथे प्रश्न पे। रीवा की भाषा बताइए आप हमें। रीवा की भाषा। शिव जी, उमेश जी नमस्ते, मधु जी नमस्ते, कुसुम जी राधे राधे। क्लास शेयर कर दे, आप सब जुड़ जाएं। चौथे प्रश्न का जवाब आ रहा है बघेली। बहुत आसान सा प्रश्न था। रीवा की भाषा है बघेली। आ जाइए 55 पे। 55 में आपसे पूछा गया है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप संस्कृत निष्ठ है, हिंदी उर्दू मिश्रित है, दक्षिणी हिंदी है या ब्रज अवधी का मिश्रित है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आया है। हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है वो हिंदी उर्दू मिश्रित है। 56 पे आइए। 56 में आपको बताना है ब्रजबोली का प्रयोग कहाँ होता है?
ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? बिहार, ब्रज क्षेत्र, उड़ीसा, बंगाल। सही जवाब आया है बंगाल, बिल्कुल सही जवाब। अभी हमने कल देखा था, ब्रजबुली नाम ईश्वर चंद्र गुप्त ने दिया है और ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है? बंगाल में होता है। 7वां प्रश्न है आपसे, इटावा की बोली। देव इटावा के ही थे, तो इटावा की आपको बोली बताना है। ब्रज है, खड़ी बोली है, अवधी है, कन्नौजी है। बिल्कुल, इटावा की जो बोली है वो कन्नौजी है। क्या है? कन्नौजी। डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। 8वां प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। आधुनिक कार्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी भाषा पूर्वी समुदाय की नहीं है? 58 का जवाब आ रहा है मराठी और सी भी आ रहा है, पर सही जवाब है बी। उड़िया है, बिहारी है, बांग्ला है पूर्वी समुदाय की, पर मराठी आपका पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। 9 नंबर के प्रश्न पे आइए। बहराइच, बहराइच की बोली बताइए। कन्नौजी है, अवधी है, ब्रज है, बघेली है। 59 का जवाब दे। 59 का जवाब आया है कि बहराइच की जो भाषा है वो अवधी है, बिल्कुल सही जवाब है। बहराइच में अवधी बोला जाता है। 60 पे आ जाइए। 60वां प्रश्न है आपसे, एक कथन है कि हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। ये कथन किसका है? हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। अच्छा, रिजवाना जी की भाषा तब अवधी है। 60 का जवाब दीजिए। 60 का जवाब आया है कि ये कथन ग्रियर्सन का है, बिल्कुल सही जवाब। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये ग्रियर्सन ने कहा है। आ जाइए 61 पे। 61 में आपको बताना है कि जो खुसरो की रचना है खलिक बारी, वो वस्तुतः क्या है? खुसरो की रचना खलिक बारी वस्तुतः है। जवाब आया है फारसी हिंदी शब्दकोश है, बहुत बढ़िया। खुसरो की रचना जो खलिक बारी है वो फारसी हिंदी शब्दकोश है। 62 पे आइए। 62 में आपको बताना है इंदौर की बोली। इंदौर की बोली है मालवी, मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी। 62 का जवाब आया है इंदौर की जो बोली है वो मालवी है, बिल्कुल सही जवाब है। इंदौर में मालवी बोली जाती है। 63 पे आइए। 63 में आपको बताना है, एक कथन है, बताना है किस लेखक का है। किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का साहित्य ही नहीं था। ये कथन किसका है? 63 का जवाब दीजिए। 63 का सी कैसे हो जाएगा? शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में साफ दिया है ये कथन शुक्ल जी का। शुक्ल जी न कहते हैं। बिग मिस्टेक हुआ यहाँ पे आप सभी से। जिन्होंने बी बताया बहुत बढ़िया। किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। नेट पूछ लिया है इस प्रश्न को। चलिए 64 पे आइए। सीतापुर की भाषा है। सीतापुर की भाषा बता दीजिए। अवधी, बघेली, ब्रज, खड़ी बोली। सीतापुर की भाषा है। 64 का जवाब आया है अवधी, बिल्कुल सही जवाब आया है। सीतापुर की जो भाषा है वो अवधी है। आगे आइए 65 नंबर पे। रायपुर की भाषा बता दीजिए। रायपुर छत्तीसगढ़ी है, ब्रजभाषा है, अवधी है, बघेली है। रायपुर की भाषा बताइए। जवाब आया है छत्तीसगढ़ी, बिल्कुल सही जवाब है। छत्तीसगढ़ की राजधानी ही है रायपुर, तो रायपुर की भाषा छत्तीसगढ़ी। 66 पे आइए। 66 में बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी नेट में आया हुआ है
कि शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां भी आपको ये मिलेगा। 66 का जवाब दीजिए। जवाब आ रहा है सी और डी। किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तो तत्सम शब्दों से। वो बाहर की बोली को बोले थे कि अपनी भाषा में नहीं प्रयोग करेंगे, गंवारी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, भाखापन का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन तत्सम शब्दों का वो मना नहीं किए थे, तत्सम का वो प्रयोग कर सकते थे। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। आ जाइए 67 नंबर पे। अमरदीप जी गुड आफ्टरनून। फैजाबाद की भाषा है। फैजाबाद की भाषा बताइए। रीमा जी नमस्ते। हरियाणवी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज फैजाबाद की भाषा है। बिल्कुल सही जवाब आया है। फैजाबाद में क्या बोला जाता है? अवधी। फैजाबाद की भाषा अवधी है। आइए 68 नंबर के प्रश्न पे। 68 में आपसे पूछा गया है कि हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है? जवाब आया है डी ऑप्शन कि हिंदी राजभाषा है, ये लिखा गया है। बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। डी हमारा एकदम सही जवाब है। आगे आइए 69 नंबर पे। 69 में आपको बताना है असमी भाषा की मुख्य लिपि है। गरिमा जी, हिंदी समर्पण जी नमस्ते। 69 का जवाब दीजिए। असमी भाषा की मुख्य लिपि। फंस गए आप लोग बहुत आसानी से, इसीलिए मैंने विष्णुपुरिया रखा था। यहाँ पे लिपि पूछा है ना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का कष्ट करें। असमी भाषा की मुख्य लिपि पूछा है और विष्णुपुरिया तो असमी की उपबोली है, तो फिर कैसे सही हुआ? जिन्होंने सी बताया बहुत बढ़िया। असमी भाषा की लिपि बंगला है। क्या है? बंगला। विष्णुपुरिया तो उपबोली है, पर रटा गई है विष्णुपुरिया। कुछ भी पूछे असमी लगा दो विष्णुपुरिया। तो असमी भाषा की मुख्य लिपि बांग्ला है, ये ध्यान देंगे। आ जाइए 70 नंबर पे। 70 में आपको बताना है कि हिंदी भाषा में किसे स्वीकार किया गया है। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? भाषा विज्ञान से आपको यही सब प्रश्न मिलेंगे पेपर में। 70 का जवाब आया है देवनागरी। बिल्कुल सही जवाब आया है। हिंदी भाषा की लिपि तो देवनागरी है, ये तो सब जानते हैं। 71 पे आ जाइए। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? मेनका जी नमस्ते। 71 का जवाब दीजिए आप सभी। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता। राधे राधे चित्रा जी। 71 का जवाब आया है डी। बिल्कुल सही जवाब आया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली। आते हैं 72 नंबर के प्रश्न पे। 72 में पूछा गया है कि राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है जो, अब आगे आप सोचिए इन चारों में से कौन राष्ट्रभाषा बनने का गुण है। 72 पे आ जाइए। कल भी स्पीड था कुमुद जी, कहाँ थी आप? कल भी हमने 30 मिनट में 50 देखे थे। भाषा विज्ञान हमको स्पीडली थोड़ा देखना है, क्योंकि इसमें जो व्याख्या करेंगे वो प्रश्न आगे बना ही है। 72 का जवाब दीजिए। 72 का जवाब आ रहा है आपका बी ऑप्शन कि राष्ट्र की सर्वोच्च शासकीय संस्था सदन जिसे मान्यता प्रदान कर दे। जी नहीं, बिल्कुल बी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा, जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती हो, जिसकी संख्या मतलब अधिक हो। ठीक, जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती हो उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है, ना कि जिसे सदन मान्यता प्राप्त कर दे। सदन उसे ही मान्यता प्राप्त करेगी जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। ठीक, तो ए ऑप्शन होगा, बी हमारा ऑप्शन नहीं होगा।
आ जाइए 73 नंबर पे। 73 में आपको बताना है कि वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस भाषा के रूप में मान्य है। वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है। आप किसके शिष्य हो मैम? उमेश सर की, रागिनी जी। 73 का जवाब आया है राजभाषा। बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा जो है वो राजभाषा के रूप में मान्य है। डी ऑप्शन सही है। 74 पे आ जाइए। 74 इलाहाबाद की भाषा है। सबसे आसान प्रश्न। इलाहाबाद की भाषा अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। इलाहाबाद की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। आ जाइए 75 पे। 75 में आपको बताना है किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। जवाब आया है देवनागरी। बिल्कुल सही जवाब आया है देवनागरी। 76 पे आ जाइए। 76 में पूछा गया है आपसे कि हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संसद में पारित हुआ, उसके प्रस्तावक थे। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संसद में जब पारित हुआ तो उसके प्रस्तावक कौन थे। बिल्कुल सही जवाब आया है गोपाल स्वामी आयंगर। 77 पे आ जाइए। 77 में पूछा गया है कि गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया। 51 में, 55 में, 57 में या 53 में। 77 का जवाब दें। 77 का जवाब होगा सी ऑप्शन 1957 में। क्या होगा? 1957। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 में किया गया। 78 पे आ जाइए। 78 में पूछा गया है कि वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति है। अर्थ, भाव, लिपि, अक्षर। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति क्या है? बिल्कुल लिपि हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। 79 पे आ जाइए। बरेली की भाषा बता दीजिए। अभी हमने रायबरेली का देखा था अवधि, अब हम देखेंगे बरेली की भाषा। बरेली की भाषा क्या है? जवाब आया है ब्रज। बिल्कुल सही जवाब आया है। बरेली की भाषा ब्रज है, रायबरेली की अवधी है। 80 पे आ जाइए। 80 में आपको बताना है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषिक प्रस्तावक का नाम क्या है। आ चुका है परीक्षा में ये प्रश्न। जवाब आया है सी ऑप्शन और बी भी आया है, पर जिन्होंने बताया है सी बिल्कुल सही। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम था गोपाल स्वामी आयंगर। 81 में पूछा गया है कि भारत की ज्यादातर लिपियां किस लिपि से निकली हैं। भोजपुरी, मैथिली, ब्राह्मी, मगही। तो विकल्प ही काफी आसान यहाँ पे रखा गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका ब्राह्मी। भारत की ज्यादातर लिपियां किस लिपि से निकली हैं? ब्राह्मी लिपि से। 82 पे आ जाइए। 82 में आपको बताना है संस्था संघ की स्थापना किसने की। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की? भारत सरकार, हरियाणा सरकार, मॉरिशस सरकार या श्रीलंका सरकार। 82 का जवाब आया है ए ऑप्शन। बिल्कुल सही है, भारत सरकार। आ जाइए 83 पे। रायबरेली की भाषा।
राय बरेली की भाषा बता दीजिए, अभी बताया मैंने। तो जवाब आया है 83 का अवधी, बिल्कुल सही जवाब आया है। राय बरेली की भाषा अवधी है। 84 पे आ जाइए। 84 में आपको बताना है कि उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी की कितनी बोलियां आती हैं। 17, 5, 18, 21। 84 का जवाब दीजिए। 84 का सी आ रहा है, ए भी आ रहा है। जब विकल्प में 18 दिया हो तो 17 लगाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। 21 कैसे हो जाएगा एमएस जी? 21 बोलियां कहाँ हैं? जब विकल्प में 18 दोनों मिलता नहीं, हिंदी में 18 ही बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं, 18 प्रकार की बोलियां। लेकिन जब 18 विकल्प में नहीं रहता है तो 17 मान लिया जाता है। ठीक, आ जाइए 85 नंबर पे। 85 में आपको बताना है दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई। दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना 1936, 1939, 1918, 1921। दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना 85 का जवाब आ रहा है सी ऑप्शन। जिन्होंने बताया है सी, बिल्कुल सही बताया है, 1918 में हुआ। कब हुआ? 1918 में। आ जाइए 86 नंबर पे। 86 में आपसे पूछा गया है शाहजहांपुर की भाषा है। शाहजहांपुर की भाषा खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, गढ़वाली। शाहजहांपुर की भाषा बताइए। 86 का जवाब आ रहा है ए और बी। जिन्होंने बताया है बी, बिल्कुल सही जवाब है। शाहजहांपुर की भाषा है कन्नौजी। क्लियर? 87 पे आ जाइए। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति 87 का जवाब दीजिए। 87 का जवाब आया है मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे। 88 पे आइए। 88 में पूछा गया है अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना, बिल्कुल सही जवाब, भारत सरकार। अभी आया था ये। 89 पे आ जाइए। 89 में आपसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति जो कि एक हिंदी सेवी संस्था है, उसकी स्थापना कब हुई? 89 का जवाब दें। 89 का जवाब आ रहा है 1936, बिल्कुल सही जवाब है। वर्धा में राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई? 1936 में। 90 नंबर पे आ जाइए। 90 में आपको बताना है हिंदी भाषा की आदि जननी है। आए हुए प्रश्न है सब एग्जाम में। हिंदी भाषा की आदि जननी। 90 का जवाब आया है संस्कृत, बिल्कुल सही जवाब है संस्कृत। 91 पे आ जाइए। 91 में पूछा गया है हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई? 1900, 1903, 1910, 1920। 91 का आंसर आया है सी ऑप्शन कि 1910 में, बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में की गई। 92 पे आइए। सरगुजा की भाषा है। आज हमने कई क्षेत्रों की भाषा देख लिया। सरगुजा की भाषा बताइए। 92 छत्तीसगढ़ी, बघेली, कन्नौजी, जयपुरी। बघेली जिन्होंने बताया है, बिल्कुल गलत बताया है। सही जवाब है ए वालों का। सरगुजा की भाषा छत्तीसगढ़ी है।
क्या है? छत्तीसगढ़ी। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे आइए 93 नंबर पे। 93 में पूछा गया है कि 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? वर्धा में 1937 में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया गया था। 94 पे आइए। 94 का क्वेश्चन है कि आज का मानक हिंदी कौन सी बोली है? अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज। आज का मानक हिंदी कौन सी बोली है? बिल्कुल सही जवाब आया है खड़ी बोली। सी ऑप्शन हमारा सही है। 95 पे आ जाइए। 95 में प्रश्न है, डीएसएसबी में आया है ये, कि संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। दिल्ली पीजीटी में आया है। हिंदी का शासकीय रूप, हिंदी का साहित्यिक रूप, हिंदी का व्यवहारिक रूप या व्याकरणिक रूप? शासकीय रूप होगा संचार माध्यमों में एमएस जी। संचार माध्यमों में हिंदी का व्यवहारिक रूप आता है प्रयोग में। 95 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। जिन्होंने सी बताया बहुत बढ़िया, व्यवहारिक रूप। आ जाइए 96 पे। 96 में पूछा गया है, बहुत बार परीक्षाओं में आया है ये प्रश्न, कि देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाईं से दाईं ओर। बिल्कुल सही जवाब है। रोमन लिपि इसके उल्टा लिखी जाती है। रोमन लिपि दाईं ओर से बाईं ओर, पर देवनागरी बाईं ओर से दाईं ओर हम लोग लिखते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 97 पे आइए। बहुत बार मैं वन लाइनर में इस प्रश्न को कर चुकी हूँ, 2-3 बार वन लाइनर में पूछ चुकी हूँ कि अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा किस सन में लिखा है? अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा किस सन में निकाला गया? बिल्कुल सही जवाब है बी, 1836 में। जिन्होंने बताया है बी एकदम सही बताया, 1836 में। आ जाइए 98 में। 98 में आपको बताना है कि लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? संकेतों द्वारा, लिखकर, बोलकर, सुनकर? 98 का सही जवाब आया है लिखकर। बिल्कुल सही जवाब है। लिखित भाषा में विचारों को लिख के ही तो व्यक्त करेंगे। 99 पे आ जाइए। 99 में पूछा गया है कि हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? 99 का जवाब दे। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? जवाब आया है सरस्वती पत्रिका। बिल्कुल सही जवाब, सरस्वती पत्रिका में किया गया है। अब आते हैं हम लोग अपने पहले शतक की ओर। प्रश्न है आपसे कि मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे उस भाषा का सम्मान बढ़ता है, भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रामाणिक होता है, या प्रदेश सरकार जिसे मान्यता प्रदान करती है, या जिसके आधार पर दूसरे भाषा रूपों की स्थिति जांची परखी जाती है? तो 100 का जवाब एकदम सही बताया है आपने, बी ऑप्शन, कि मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जो भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। तो 100 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए, बिल्कुल समय से कंप्लीट हो चुके। अब बता दीजिए कितना आप लोगों ने सही किया है 50 में से? 50 हमने कल देखा था, 50 हमने आज देखा था। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, कुछ क्वेश्चन थे। 34, 10 बहुत ज्यादा हो गया पूनम जी। 45 बहुत बढ़िया सोनी। 42 बहुत बढ़िया है।
30 में से 28 भी बढ़िया है। 4 प्रश्न अच्छा है, 4 प्रश्न मतलब 46 सही। दीपा जी 43, ज्यादा गलती हुआ, 7 गलती हो गया। ठीक, जो गलती हुआ उसे नोट करिए, आगे से गलती ना होने दे। जितना प्रश्न हम लोग करेंगे भाषा विज्ञान के लिए उतना पर्याप्त रहेगा। 500, 600, 700, 1000 जितना भी बन पाएगा हम लोग करेंगे, और भाषा विज्ञान उससे बाहर नहीं जाएगा। यही सब भाषा विज्ञान में आता है। 4-5 प्रश्न आएगा। हाँ, उपभाषा समेत। अच्छा सारे सही हैं? असंभव पारुल जी, सारे नहीं सही हैं। मैं देख रही थी एक आध क्वेश्चन का तो सभी का जवाब गलती आ रहा था, सारे कैसे हो जाएगा? पर हुआ है तो अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं फिर शाम को 8 बजे अपनी क्लास में निबंध की। जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। लाइक कर दे आप सभी। क्लास को यहीं पे बंद करते हैं।